18 हाई ग्रोथ कंपनीज। इस चैनल पे पिछले 3 महीने में हम 18 हाई ग्रोथ कंपनीज ट्रैक कर रहे थे और उसमें से ये कंपनी मुझे वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है क्योंकि इस कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि ये 70% से ग्रो करेगी और अगर तुम इसकी पीई रेशो देखो तो वो 35 से 40 के बीच में आती है। तो मतलब ये स्टॉक हाई ग्रोथ लो पीई वाली कैटेगरी में आ गया, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी होती है। तो आज इस वीडियो को 5 सेगमेंट में कवर करेंगे। सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे, फिर इसके लेटेस्ट रिजल्ट देखेंगे, फिर इसकी कॉन कॉल की बात करके लास्ट में इसकी गाइडेंस और वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे और मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो देखो, फुजियामा सोलर पावर क्या करता है कि ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचता है। अब इसके बिजनेस में 2 डिवीजन है। एक तो है इसकी B2C डिवीजन जिसमें डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है और दूसरी है इसकी B2B डिवीजन जिसमें ये बिजनेसेस को प्रोडक्ट बेचता है। B2C डिवीजन में ये इन्वर्टर बेचते हैं, बैटरी बेचते हैं और सोलर पैनल बेचते हैं और B2B डिवीजन में ये चार्जर बेचते हैं, जैसे ई रिक्शा के चार्जर हो गए, यूपीएस बेचते हैं जो कि बैटरी बैकअप की तरह काम करता है और बेसिकली सोलर यूनिट बेचते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि जब भी कोई बंदा सोलर पैनल लगवाता है तो वो सोलर पैनल काम कैसे करता है। तो सोलर पैनल जो एनर्जी बनाता है वो डीसी फॉर्म में होती है और घर में जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो एसी फॉर्म में होती है और इन्वर्टर क्या करता है, वो इस डीसी फॉर्म की एनर्जी को एसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये कंपनी इन्वर्टर भी बनाती है। दूसरा, सोलर पैनल सिर्फ दिन के टाइम पे एनर्जी बना पाता है जब उस पर सनलाइट पड़ती है। रात के टाइम पे सोलर पैनल एनर्जी जनरेट नहीं करता। तो जब दिन में सोलर पैनल एनर्जी बनाता है ना सनलाइट की यूज से, तो जो वो एनर्जी बनती है वो बैटरी में स्टोर हो जाती है और ये कंपनी बैटरी भी बनाती है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये कंपनी पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, यानी कि सोलर पैनल भी बनाती है, इन्वर्टर भी बनाती है जो कि उसकी एनर्जी को डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है और बैटरी भी बनाती है जिसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये पूरा सोल्यूशन बेचते हैं अपने कस्टमर को और कस्टमर चाहता भी यही है कि पूरा सोल्यूशन मुझे एक ही कंपनी से मिल जाए और मुझे अलग अलग कंपनी के पास ना जाना पड़े। तो ये है इनका B2C वाला सेगमेंट जिससे इनका 90% रेवेन्यू आता है और क्योंकि इनका मेजर रेवेन्यू यानी कि 90% रेवेन्यू इनका B2C वाले बिजनेस से ही आता है, तो हमारा मेन फोकस इनके B2C वाले सेगमेंट पे ही रहेगा। अब अपने B2C वाले सेगमेंट में इन्होंने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर रखी है, मतलब इनके अलग अलग डीलर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि 25 अलग अलग स्टेट्स में इनके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और बेसिकली ये अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड भी कर रहे हैं ताकि ये एक्सपैंड कर पाए। और जो भी कस्टमर इनसे सामान लेता है वो इनके ऑफलाइन स्टोर पे जाके लेता है, क्योंकि सपोज अगर तुम्हें सोलर पैनल खरीदना है तो तुम्हें ट्रस्ट तभी आएगा जब तुम ऑफलाइन जाके उसको परचेज करोगे। तो इस कंपनी ने अपना ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी बना रखा है। अब दूसरा सेगमेंट है इनका B2B वाला सेगमेंट जिसमें ये ई रिक्शा के चार्जर बेचते हैं और यूपीएस बेचते हैं जो कि बैटरी बैकअप की तरह काम करता है और इससे इनका सिर्फ 10% रेवेन्यू आता है ना, तो इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता रेवेन्यू में। तो हमारा मेन फोकस इनके B2C वाले डिवीजन पे ही रहेगा। अब बात करते हैं सोलर पैनल वाली इंडस्ट्री में डिमांड कैसी है गोइंग फॉरवर्ड। तो देखो, पीएम सूर्य घर योजना में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो सोलर पैनल को पुश कर रही है और जो भी सोलर पैनल लगवा रहे हैं ना उसको सब्सिडी भी दे रही है। मतलब इस इंडस्ट्री में डिमांड तो अच्छी खासी है गोइंग फॉरवर्ड। अब चलते हैं इसके Q1 FY27 के रिजल्ट्स पे। तो देखो, सबसे पहले मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दी थी कि वो इस साल अपनी सेल्स को 50% से ग्रो करेंगे और इन्होंने अपनी सेल्स को 125% से ग्रो किया है, मतलब इन्होंने अपनी गाइडेंस को तो आउट परफॉर्म किया है। अब देखो, Q1 FY27 में इन्होंने 1300 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू किया है और जो इनका H2 होता है उसमें इनका 55 से 60% रिवेन्यू आता है और जो इनका H1 होता है उसमें इनका 40 से 45% रिवेन्यू आता है। तो गोइंग फॉरवर्ड ये इसी रिवेन्यू के रन रेट को सस्टेन कर लेंगे पूरे साल भी। और बेसिकली क्योंकि इनकी सेल्स इतनी अच्छी रेट पे ग्रो कर रही है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, ये और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ये जितनी स्टेट्स में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स को ऐड करेंगे, मतलब जितने भी टायर 2 टायर 3 सिटीज में ये ऑपरेट करते हैं, उसमें इनके जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर होंगे ना, उतना कस्टमर इनसे आके ऑफलाइन सोलर पैनल परचेज करके जा पाएगा। क्योंकि बिकॉज अगर किसी को सोलर पैनल परचेज करने होते हैं तो वो ऑफलाइन ही परचेज करता है, क्योंकि फिर उसमें ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है ना। तो ये बेसिकली अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि इनकी सेल्स इतनी अच्छी रेट पे ग्रो कर रही है और नई नई ज्योग्राफिकल लोकेशंस में जा रहे हैं। और क्योंकि इनकी सेल्स इतनी अच्छी पेस पे ग्रो कर रही है, मतलब ये इंडस्ट्री से बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहे हैं, तो ये लगातार मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। तो मतलब एंड यूजर इंडस्ट्री में तो ग्रोथ है ही, जो सोलर इंडस्ट्री है उसमें तो ग्रोथ है ही, और तो और ये मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। मतलब डबल इंजन मिल रहा है इनको ग्रोथ का, क्योंकि ग्रोथ करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो तुम मार्केट शेयर गेन करो या फिर तुम्हारी इंडस्ट्री में ग्रोथ हो, और इनको ये दोनों ही मिल रहे हैं जिस वजह से ये अपनी सेल्स को बहुत हाई पेस पे ग्रो कर पा रहे हैं। अब अगर तुम इनका एबिटा देखो तो वो तो ईयर ऑन ईयर के लेवल पे 140% से ग्रो हुआ है। मतलब जो इनका एबिटा है वो इनकी सेल्स से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है क्योंकि इस कंपनी का एबिटा मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहा है। जबकि इस कंपनी ने ये गाइड कर रखा था कि हमारा मार्जिन स्टेबल रहेगा, मतलब हमारा मार्जिन एक्सपैंड नहीं होगा ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, लेकिन इनका मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ है, मतलब इन्होंने अपनी उस गाइडेंस को भी आउट परफॉर्म किया है। तो बेसिकली इनका एबिटा मार्जिन इसलिए एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मतलब उसी फैक्ट्री में ये ज्यादा कैपेसिटी बना रहे हैं ना अपने प्रोडक्ट की, इस वजह से इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है और बेसिकली इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है जिस वजह से इनका मार्जिन एक्सपैंड हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। अब ऑल्दो इनका एबिटा तो 140% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, लेकिन अगर तुम इनका पैट देखोगे ना तो वो तो 14% से डिग्रो हो गया। तो अब ये बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो इसका पैट है वो डिग्रो कर गया जबकि इसके एबिटा में तो अच्छी खासी ग्रोथ आई है। तो बेसिकली पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था कि
इनकी एक फैसिलिटी में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उस फैसिलिटी में इनके जो प्लांट थे, मशीन्स थी, वो सब डैमेज हो गया। मतलब इनकी फैसिलिटी में 143 करोड़ के आसपास की आइटम्स डैमेज हो गई। तो बेसिकली इस क्वार्टर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 143 करोड़ के आसपास का एक वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस का प्रोविजन बना दिया और उसको इस क्वार्टर में पीएनएल में ले लिया, जिसकी वजह से ऑल्दो इनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर के लेवल पे इंक्रीज होना चाहिए था, पर क्योंकि इन्होंने वो 143 करोड़ का प्रोविजन ले लिया ना, तो इनका जो प्रॉफिट है उसमें 14% की डीग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। मतलब अगर तुम ये वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस को हटा दो ना, तो इनका प्रॉफिट 144% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। अब बेसिकली कंपनी ये बोल रही है कि हमने हमारे प्लांट की इंश्योरेंस करा रखी थी, तो ये जो हमारा सारा लॉस हुआ है ना, वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से आ जाएगा। पर अगर हम ये भी माने कि जो इनको लॉस हुआ है वो इनकी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं आएगा ना, तो हम उसके हिसाब से लास्ट में वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन तुम ये बात समझो कि कंपनी के बिजनेस में, मतलब बिजनेस में स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इनके प्लांट में आग लग गई जिसकी वजह से इनको वन टाइम लॉस लेना पड़ा, वरना इनके प्रॉफिट में भी 144% की ग्रोथ आती ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। पर क्योंकि इनके प्लांट में आग लग गई जिसकी वजह से इन्होंने वन टाइम लॉस ले लिया, मतलब प्रोविजन बना दिया, इस वजह से जो इनका प्रॉफिट है वो 14% से डीग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। और बेसिकली मैनेजमेंट ये बता रही है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उन्होंने हमारे प्लांट का सर्वे भी कर लिया और इस साल के एंड तक वो हमें इसका पैसा दे ही देंगे, मतलब जितना भी हमारा लॉस हुआ है वो हमें पे कर देंगे, जिससे जो भी हमारा लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में ये ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या इनका इंश्योरेंस का पैसा इनको मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि क्लेम लेना इतनी आसान बात तो होती नहीं है इंडिया में। तो इस चीज को तो ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इनके पीएनएल में रिफ्लेक्ट होगा और इनके प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा अगर इनको क्लेम नहीं मिलता तो। अब देखो, क्योंकि इनके प्लांट में तो लग गई आग, जिसकी वजह से इनका वो वाला प्लांट इस क्वार्टर में चला नहीं, तो इनको क्या करना पड़ा, उस प्लांट में ये लेड एसिड बैटरी बनाते थे, और क्योंकि इस क्वार्टर में वो प्लांट चला नहीं है ना, इस वजह से इनके ग्रॉस मार्जिन पे 0.5% का इंपैक्ट आया। मतलब इनका ग्रॉस मार्जिन 0.5% से रिड्यूस हुआ है इस वजह से, क्योंकि जो ये खुद लेड एसिड बैटरी बनाते थे वो बना नहीं पाए, जिस वजह से इनको बाहर के वेंडर से, मतलब थर्ड पार्टी से वो लेड एसिड बैटरी लेनी पड़ी। और जब तुम किसी थर्ड पार्टी से लेते हो तो तुम्हें उसको एक्स्ट्रा भी तो पे करना ही पड़ता है ना, जिस वजह से इनका मार्जिन रिड्यूस हुआ है। और बेसिकली जो ये इनका प्लांट में आग लग गई उसको तो रीस्टार्ट करने में इनको अब टाइम लगेगा, क्योंकि इंश्योरेंस वाले टाइम लेके ही पैसा देंगे, इतनी इजीली तो वो पैसा देंगे नहीं, तो उसको रीस्टार्ट करने में भी इनको अभी टाइम लगेगा गोइंग फॉरवर्ड। और तब तक ये क्या करेंगे, लेड एसिड बनाने के लिए इन्होंने एक दूसरा प्लांट रेंट पे ले लिया जिसमें ये लेड एसिड बैटरी बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो इनके प्लांट में आग लग गई थी उस वजह से इनको वन टाइम लॉस हो गया, जिस वजह से इनका पैट में तुम्हें डीग्रोथ दिख रही है। लेकिन अगर तुम इसको एक्सक्लूड कर दो ना, क्योंकि वन टाइम लॉस तो एक बार हुआ, ये बार बार तो आएगा नहीं, तो बिजनेस में स्ट्रक्चरली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तुम इसको एक्सक्लूड करके देखो तो इसका पैट में भी 144% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। लेकिन वैल्यूएशन निकालते समय मैं इसको इंक्लूड करके ही वैल्यूएशन निकालूंगा। तो ये हो गया Q1 FY27 का रिजल्ट। अब देखो, एक बात समझो कि जो भी ऐसी हाई ग्रोथ कंपनीज होती है ना, जो ये गाइडेंस देती है कि हम 50% से ग्रो करेंगे या 70% से ग्रो करेंगे, उनको हमें लगातार हर 3-3 महीने में ट्रैक करना पड़ता है। मतलब सपोज अगर कंपनी ने ये बोला कि मैं 70% से ग्रो करूंगी, जैसे इसने बोला कि मैं 70% से ग्रो करूंगी, और अगले क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स आ गए और इसने अपनी सेल्स को सिर्फ 30 या 40% से भी ग्रो किया, या तुम ये मानो कि 55% से भी ग्रो किया, मतलब अपनी गाइडेंस से कम ग्रो किया ना, तो वो स्टॉक के लिए बहुत नेगेटिव होता है। अगर कंपनी ने अपनी गाइडेंस से कम एग्जीक्यूट करके दिखाया ना, तो स्टॉक 2 दिन में 20 से 30% भी गिर सकता है। तो जो ऐसे हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं जो बोलती है कि हम इतनी हाई रेट पे ग्रो करेंगे ना, उनको हम लेके भूल नहीं सकते। उन कंपनीज को हमें लगातार हर 3-3 महीने में ट्रैक करना पड़ता है। और इस चैनल पे मैं जो भी कंपनीज कवर करता हूँ मैं उनकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखता हूँ लगातार। तो अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सबसे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 3 महीने बाद जब इस कंपनी के रिजल्ट दोबारा आएंगे ना, तो मैं इस पे दोबारा वीडियो बनाऊंगा और इसको दोबारा एनालाइज करना पड़ेगा, जो तब तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो फटाफट से अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बात करते हैं कि ये कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या केपेक्स कर रही है। तो सबसे पहले तो ये एक सोलर सेल का प्लांट लगा रहे हैं 1.2 गीगावाट का, जिसमें ये खुद अब सोलर सेल मैन्युफैक्चर करेंगे। और बेसिकली ये एक सोलर पार्क भी बना रहे हैं और BESS की कैपेसिटी भी लगा रहे हैं। और इस क्वार्टर में इन्होंने 2 गीगावाट की सोलर पैनल की कैपेसिटी लाइव कर दी है। तो अब इनकी टोटल सोलर की कैपेसिटी इनके पास जो है वो है 3.5 गीगावाट की, जिसमें ये सोलर पैनल बनाते हैं। और ये बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब सोलर सेल भी अब खुद बनाने लगेंगे जब ये सोलर सेल की कैपेसिटी लगा देंगे, जिसकी वजह से इनके मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए। और बेसिकली इनकी 2 गीगावाट की लिथियम आयन बैटरी भी अब Q2 FY27 से फंक्शनल हो जाएगी। तो मतलब ये काफी केपेक्स कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट में, जिसकी वजह से ये ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें केपेक्स तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, जो इनकी अभी करंट सोलर पैनल की कैपेसिटी है ना, वो ऑलरेडी 70 से 80% यूटिलाइजेशन पे चल रही है, जिस वजह से इनको और नई कैपेसिटी ऐड करनी पड़ रही है। तो मतलब कंपनी सही डायरेक्शन में काम कर रही है। और बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब 2 कंपनीज को एक्वायर भी किया है, जो बेसिकली सोलर मॉड्यूल, वायर्स, सोलर पैनल के लिए जो ऊपर शीट लगती है वो सब बनाते हैं। तो उन दोनों कंपनीज को भी इन्होंने एक्वायर कर लिया, ताकि ये भी ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करने लग जाए। अब जो इन्होंने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है ना, उसकी वजह से क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। और दूसरा, सप्लाई चेन पे कंट्रोल आ जाता है, मतलब सोर्सिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी रॉ मटेरियल की।
और इसका मेन एम यही है कि इनका जो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है ना उस पर इनका कंट्रोल आ जाए ताकि इनको सप्लाई चेन में कभी डिसरप्शन ना आए। मतलब मार्जिन तो सेकेंडरी बात है, पहले तो इनको अपनी सप्लाई चेन की डिसरप्शन से बचना है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी ने कॉन कॉल में अपने बिजनेस के बारे में क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले जब भी ये किसी कस्टमर को सोलर पैनल या अपना पूरा सिस्टम बेचते हैं ना तो उसके साथ सर्विस भी ऑफर करते हैं कि अगर उस सोलर पैनल में कोई भी चीज खराब हो गई तो वो क्या कर सकता है, या तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके उसकी सर्विस मांग सकता है या फिर इनके टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकता है और ये क्या करेंगे अपने टेक्नीशियन को भेज देंगे उसके पास उसके सोलर पैनल की सर्विस करने के लिए। मतलब अगर कोई चीज खराब होती है तो उसको ठीक करने के लिए। तो ये चीज इनके कॉम्पिटिशन से इनको अलग बनाती है। और मतलब जब तुम सोलर पैनल खरीदते हो ना तो ऑब्वियसली तुम यही प्रेफर करोगे कि मुझे सर्विस भी मिल जाए, बाई चांस कोई चीज ऊपर नीचे या खराब होती है तो भाई आके कोई उसको ठीक कर जाए, तो ट्रस्ट एस्टेब्लिश होता है ऐसे। अब इससे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूं कि इस कंपनी ने फ्यूचर में ग्रो करने की क्या गाइडेंस दे रखी है। अगर तुम इस जेन्युइन रिसर्च को वैल्यू करते हो ना तो सबसे पहले अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो अब इनकी ग्रोथ की गाइडेंस पे बात करते हैं और फिर इनकी वैल्यूएशन डिस्कस करेंगे कि ये डील कैसी लगती है। तो पिछले साल तक तो मैनेजमेंट ने ये बोल रखा था कि FY27 में हम अपनी सेल्स को 50% से ग्रो करेंगे और हमारा मार्जिन एक्सपैंड नहीं होगा, जिस वजह से हमारा प्रॉफिट भी 50% से ग्रो होगा ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। लेकिन क्योंकि अब इनको अपनी सेल्स में इतना अच्छा मोमेंटम दिख रहा है ना, Q1 में इनकी सेल्स 100% से ऊपर ग्रो हुई है, तो मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस बढ़ा दी और अब ये बोला है कि हम पूरे साल के लेवल पे अपनी सेल्स को 70% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। और तो और ये अपने बिजनेस पे इतने बुलिश है कि इन्होंने बोला कि गोइंग फॉरवर्ड हम इस 70% की गाइडेंस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मतलब इनकी डिमांड तो अच्छी खासी है। और मार्जिन के लेवल पे इन्होंने ये बोला कि हम अपने मार्जिन को सस्टेन करेंगे या थोड़ा बहुत इंप्रूव कर देंगे। मतलब तुम यही मानो कि अपने मार्जिन को सस्टेन करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से FY27 में जितनी इनकी सेल्स ग्रो होगी ना उतना इनका प्रॉफिट ग्रो होगा। अब बात करते हैं इनकी वैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पीई रेशो निकालेंगे और फिर इसकी पेग रेशो निकालेंगे। तो पीई रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पीई रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इस साल का एस्टिमेटेड पैट कितना है। और इसकी पीई रेशो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो इन्होंने प्रोविजन लिया है ना इनकी फैक्ट्री की जलने की वजह से 143 करोड़ का, जो भी इनका FY27 का एस्टिमेटेड पैट आएगा उसमें से 143 करोड़ माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनका FY26 का पैट है 304 करोड़ का। ठीक है, और इस कंपनी ने बोला है कि इस साल ये अपनी सेल्स को 70% से ग्रो करेगी और इसका मार्जिन सस्टेन करेगी। मतलब तुम ये मानो कि इसका मार्जिन इंप्रूव नहीं होगा, तो इसके पैट में भी 70% की ग्रोथ आनी चाहिए। तो इनका FY27 का पैट हो जाएगा 516 करोड़ के आसपास का। पर ये तब होता जब इनके प्लांट में आग नहीं लगती और इनको 143 करोड़ का प्रोविजन नहीं लेना पड़ता। अब तुम ये मानो कि इनके प्लांट में तो लग गई आग, जिसकी वजह से इनको 143 करोड़ का लेना पड़ा प्रोविजन और इनकी इंश्योरेंस कंपनी ने इनको कुछ भी नहीं दिया। ऑल्दो ये कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक हमारी इंश्योरेंस कंपनी हमें 143 करोड़ दे देगी, पर एक बार को तुम यही मानो कि इनका 143 करोड़ का खुद का लग गया जो इनको इंश्योरेंस से नहीं मिला। तो इसके हिसाब से अगर मैं इनका पैट एस्टिमेट करूं तो वो हो जाएगा 516 माइनस 143 करोड़ का। ठीक है, तो फिर इनका FY27 का पैट हो जाएगा 373 करोड़ का, अगर हम ये माने कि इनको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या करते हैं कि इसकी पीई रेशो हम 373 करोड़ के पैट के हिसाब से निकालते हैं और अगर इनको 143 करोड़ मिल गया इंश्योरेंस वाली कंपनी से तो वो हमारे लिए बोनस हो जाएगा। तो पीई रेशो निकालने का तरीका होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय इस साल का एस्टिमेटेड पैट कितना है, और इसका करंट मार्केट कैप है 14,600 करोड़ का और ये कंपनी 373 करोड़ का पैट कर सकती है अगर इनको इंश्योरेंस से कुछ भी नहीं मिला तो। यानी कि अगर हम इनका वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस को इंक्लूड भी कर देना तो भी इसकी पीई रेशो आती है 40 के आसपास की। तो अब इसकी पेग रेशो निकालते हैं। तो पेग रेशो निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। पेग रेशो निकालने का तरीका होता है पीई रेशो डिवाइडेड बाय इस साल पैट में कितने % की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और इसका पिछले साल का पैट है 304 करोड़ का और इस साल वन टाइम लॉस देने के बाद इनका पैट हो जाएगा 373 करोड़ का। यानी कि इसके पैट में 22% की ग्रोथ होगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। तो देखो बेसिकली इस कंपनी की दो पेग रेशो निकल सकती है। अगर तो इनको इंश्योरेंस से वो पैसा आ जाता है तो इसके पैट में 70% की ग्रोथ होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको वो इंश्योरेंस से पैसा नहीं आता इस साल के एंड तक तो इस साल इसके पैट में सिर्फ 22% की ग्रोथ आएगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। तो मैं दोनों को एज्यूम करके इसकी पेग रेशो निकाल देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर तो इंश्योरेंस से पैसा आ जाता है तो इसकी पेग रेशो हो जाएगी पीई रेशो जो कि है 40 की डिवाइडेड बाय इस साल पैट में 70% की ग्रोथ होगी। ठीक है, यानी कि तब तो इसकी पेग रेशो हो जाएगी 0.5 की। लेकिन अगर इंश्योरेंस से पैसा नहीं आता तो इसकी पीई रेशो है 40 की और इसके पैट में 22% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो तब इसकी पेग रेशो हो जाएगी 1.8 की। तो ये हो गई इसकी वैल्यूएशन पे डिस्कशन। अब अगर तुम भी किसी भी कंपनी को ऐसे ही फंडामेंटली एनालाइज करना चाहते हो तो मैं यूट्यूब पे फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ही बना रहा हूँ और उसकी वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी, तो फटाफट जाके उसको चेकआउट करो।